और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है, और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है, और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा, और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा।
साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप इस वक्त सुन रहे थे नरेंद्र मोदी को और उन्होंने अपने संबोधन में जो मीडिया से संवाद किया उसमें कई बातें की हैं। उससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया क्योंकि एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। और आज सुबह ही जो एनडीए का संसदीय दल की बैठक हुई उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया और उनके नाम का अनुमोदन हुआ और उसके बाद फिर समर्थन तमाम दलों ने दे दिया
उसके बाद मीडिया के सामने आकर नरेंद्र मोदी ने बताया कि दावा पेश कर दिया गया है सरकार बनाने का और अगले 5 साल पूरी ताकत के साथ एनडीए काम करेगी। और ये जो आप पत्र देख रहे हैं, ये दरअसल सरकार बनाने का दावा पेश करने के दस्तावेज, जिसमें अपना समर्थन पत्र और बाकी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, और ये नरेंद्र मोदी मीडिया को इस वक्त ये दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से संवाद किया है और अब नरेंद्र मोदी वो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस बात पर जुड़े हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले आलोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और आलोक सर, मेरा सवाल आपसे ही है, और मेरे सहयोगी सोमू आनंद भी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, पहला सवाल आपसे यह है, आप अगर नतीजों के बाद से देखें, 4 जून के बाद से, तो लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद नरेंद्र मोदी एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि बहुमत आ गया है और अब 5 साल जमकर काम होगा। तो क्या ये बार बार इस चीज को कहना, इसको रिपीट करना, ये अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश है कि बीजेपी को भले ही बहुमत ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है, जो बीजेपी के कोर एजेंडे हैं, जो अभी तक अधूरे हैं, उन पर काम होगा। शायद सहयोगी दलों को भी ये एक संदेश है कि हम अपने कोर एजेंडों पर बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और जहां बातचीत की गुंजाइश बनेगी उस पर चलेंगे। और साथ ही देश की जनता को भी एक संदेश कि भले ही अकेले बीजेपी को बहुमत ना हो, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है और अपने जो एजेंडे हैं उन पर पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, एक कहावत है कि बीती बात को भूल जाए और आगे की सुधि ले। तो बीती बात, वो एक्चुअली जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर हुआ है, क्योंकि उम्मीदें थी कि 300 पार बीजेपी अकेले करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि अपने काडर को, अपने वोटर को ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि ठीक है, हमने कहीं ना कोई ऐसी गलती की है जिससे जनता ने थोड़ा सा हमें एक करेक्शन किया है, राजनीतिक रूप से हमें थोड़ी शक्ति हमारी कम की है और विपक्ष के पास थोड़ी शक्ति ट्रांसफर की है। लेकिन फिर भी जनता ने विपक्ष को 10 साल बाद भी मौका नहीं दिया सत्ता में आने का। जो कांग्रेस 55-60 साल तक इस देश में शासन चलाती है, उसको दोबारा मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि देश का जनमत ये मानता है कि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ही करे, लेकिन थोड़ी शक्ति कम रहे उसके पास। लेकिन कुल मिला के नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा समझौता नहीं करेंगे। अपने कोर जो मुद्दे हैं उनसे ज्यादा हम डेविएट नहीं होंगे। वो जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए थे और अपने कार्यालय में गए थे नरेंद्र मोदी, उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हम कड़े फैसले लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इस मीडिया में चर्चा में था कि भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी, अटल बिहारी वाजपेयी का युग वापस आ गया है। हालांकि मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल में उस दिन कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्वभाव दूसरा था, परिस्थितियां उस समय दूसरी थी। मोदी का ना तो स्वभाव ऐसा है, ना परिस्थितियां ऐसी हैं। 240 सांसद अब भी हैं। हाँ, 282 से 303 से कम है, लेकिन 240 पर्याप्त मात्रा में ज्यादा है। बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वो बहुत एडजस्ट नहीं करेगी। और आप देखेंगे कि 4 जून के बाद से ये बार बार चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोर मुद्दे के साथ ही आगे बढ़ेगी। अब देखना ये है कि अभी क्या कहने के लिए कहा गया है या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात, देखिए, जितनी कोalition सरकारें रही हैं बीते कुछ दशकों में या बीते कुछ सालों में, आप अगर देखें तो उसमें अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी इस बार बन के आई 240 सीटों के साथ। इससे पहले कांग्रेस 206 पर रही है, बीजेपी 182 पर रही है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है जिसे आप नकार या हल्के में नहीं ले सकते। सोमू आनंद मेरे सहयोगी जयपुर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ चर्चा में हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी के साथ साथ इस वक्त शैलेंद्र धाबाई जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। सोमू, आज एक तस्वीर और आई, यूपी में इस बार इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। आज जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कुछ चेहरा लटका हुआ सा था, लेकिन जब वो पीएम के पास पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ पर थपकी दी, शाबाशी दी उन्हें,
और वहां से कुछ लाइट मूड हुआ उनका, तो ऐसा लगा कि शायद वो नाराजगी है नहीं। लेकिन अब बारी आती है भजन लाल की। 10 सालों में जो कांग्रेस राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटें ले गई। भजन लाल दिल्ली में है इस वक्त, क्या चल रहा है या फिर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ जो पूरा कुनबा है राजस्थान का, वह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का, वह दिल्ली में है। बैठकों का दौर चल रहा है। न सिर्फ हार पर जो कई सीटों पर हार हुई है उस पर मंथन हो रहा है, बल्कि आगे की जो रणनीति है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, उसको लेकर के क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं, और जिन सीटों पर हार हुई है उस पर हार की क्या वजह हैं, इसको लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की गई है उन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे दिल्ली में पूरा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कुनबा मौजूद है। जोधपुर हाउस में सुबह से बैठकों का दौर चला, फिर उसके बाद संसद भवन भी पहुंचे थे सभी सांसद, और मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ। और अभी भी वहां पर बातचीत हो रही है। शाम में बीकानेर हाउस में डिनर भी होना है। लेकिन इन सब के केंद्र में वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 चुनाव से यहां पर क्लीन स्वीप मिल रही थी। पिछली बार एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार 11 सीटें भाजपा यहां पर हारी है। उसके पीछे की वजह क्या है और आगे इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, संगठन में किस प्रकार के फेरबदल किए जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत स्वाभाविक था कि संगठन में फेरबदल होना था, क्योंकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 महत्वपूर्ण पदों पर पार्टी में एक ही जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए संगठन में फेरबदल होने हैं। लेकिन अब संगठन में फेरबदल को किन समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन बिठाया जाएगा, और उसके साथ साथ अभी मंत्रिमंडल का जब गठन होना है उसमें राजस्थान की नुमाइंदगी किस प्रकार के से होगी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और उसके बाद गृहमंत्री गृहमंत्री अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबको इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं ही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की रणनीति अपनाती है राजस्थान के लिए, यह सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, राजस्थान के लिहाज से ये बहुत अहम है और ये सवाल भी बड़ा है। मैं इस वक्त सीधा लिए चल रहा हूँ आपको शैलेंद्र धाबाई जी के पास, उसके बाद मैं प्रियदर्शी जी आपके पास आता हूं। शैलेंद्र जी, राजस्थान पर कुछ फोकस कम रहा या अब करना पड़ेगा? क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस ने एक बार फिर उसे हथिया लिया। पहले फेज में ज्यादातर सीटें कांग्रेस लेकर चली गई वहां से। उसके अलावा जितने सहयोगियों को सीटें दी गई, सीपीआईएम सीट जीती, बाप सीट जीती, इसके अलावा आरएलपी सीट जीत गई अपनी। राजस्थान पर फोकस कम रहा। और इन 5 सालों में जब बिहार और आंध्रा को स्पेशल तरजीह देने की बात उठी है, क्योंकि वहां से सहयोगी दल आए हैं, तो ऐसे में राजस्थान जो गढ़ बना हुआ था 10 सालों से, आपको लगता है कि अगले 5 सालों पर विशेष तौर पर राजस्थान का भी ख्याल रखना पड़ेगा एनडीए सरकार को? आसिफ जी, देखिए, राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को, उसको हम सिरोधार्य करते हैं, नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करते हैं। और जो भी हार की कमियां रही हैं उस पर निश्चित तौर पर आप देखिए चिंतन होगा, मनन होगा, और जो भी सुधार करने हैं, चाहे वो संगठनात्मक स्तर पर हो, चाहे वो सत्ता के स्तर पर हो, या जो भी चीजें ऐसी हैं जिनको आगे इंप्रूव करना पड़ेगा, उन सब पे विचार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जो राजस्थान की जनता ने भरोसा जताया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, एनडीए अलायंस पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनडीए अलायंस है वो 31 साल का संबंध है, कोई आज नहीं बना है। प्रीपोल से पहले ये अलायंस हो रखा था, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही एनडीए बना हुआ है और हमारे अलायंस तब से ही है। तो ये 30-31 साल का गठबंधन है, और उसी को भारत की जनता ने आशीर्वाद दिया है, राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो भी कमियां रही, जो भी हार के कारण रहे, उन सब पे गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, क्योंकि ये अनवरत प्रक्रिया है। कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ विकसित भारत बनाना है, उस पर हमारा फोकस है। किस तरह से विकास को और तेज गति से आगे ले जाना है, कैसे 5 अर्थव्यवस्था भारत की जो 5वें स्थान पर आ गई है पिछले 10 सालों में, उसको किस तरह से और तेजी से बढ़ाते हुए तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
तक पहुंचाना है, और किस तरह से जो चीजें डेवलप हुई थी, जो जन कल्याणकारी नीतियां, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू हुई थी, उनको अनवरत रूप से आगे भी चालू रखना है। चाहे गरीबों को घर देने की बात हो, बिजली देने की बात हो, गरीबों के घर पे तो बात कर लेंगे, फिलहाल तो मैं आपके अपने घर की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब नागौर की ही अगर आप बात कर लो, तो वहां पर आपको लगता है कि पूरे देश में तो आपने सहयोगी चुन लिए, लेकिन राजस्थान में कहीं शायद सहयोगी चुनने में गलती हुई। आपने मिर्धा को पार्टी ज्वाइन कराई, चुनाव लड़ाया। अगर पुराने सहयोगी पर ही भरोसा जता लेते तो शायद ये एक सीट आपके पास और होती। नहीं, देखिए, वो उनका सोच है। जो आरएलपी है, जो पुराना हमारे सहयोगी थे, वो किसी वजह से किसी इशू को लेकर हमसे अलग हो गए थे, और उसके बाद उनका अलग रास्ते पर चलने का उन्होंने मानस बना लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ज्योति मिर्धा जी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव को लड़ा है, और वो परिवार जो है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर आप उनकी देखेंगे तो वो कई दशकों से नागौर में जनता की सेवा करते रहे हैं, और राजनीति में हार जीत होती रहती है। उसकी हम समीक्षा करेंगे, क्या कारण रहे, हम ठीक है। अब तो ये देखिए, समीक्षा होनी ही चाहिए, तो ये सारी बातें, और ये समीक्षा ही आगे जाके चीजों को बेहतर करती है। मैं शैलेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास। प्रियदर्शी जी, अब सवाल ये उठा है, पहले था कि चुनाव में कौन जीतेगा, अब सवाल ये है कि राजस्थान से कितने मंत्री पद मिलेंगे या कितने मंत्री बनेंगे। समस्या ये है कि एक तो परफॉर्मेंस पार्टी का, बीजेपी का ठीक नहीं रहा, और दूसरी बात, दूर दूर तक कोई चुनाव भी बड़े चुनाव नहीं ना, विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव तो 5 साल बाद आएंगे। राजस्थान के नागरिक होने के नाते और यहाँ के लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व होने के नाते कितने मंत्री पद आप चाहते हैं कि एनडीए यहाँ के लोगों को, यहाँ के मंत्रियों को दे, यहाँ के सांसदों को? देखिए, जहां तक राजस्थान के हित की बात है, तो ये साफ तौर पर जाहिर है, बिल्कुल सर्वविदित है कि मोदी जी के गत कार्यकाल के दौरान भी राजस्थान से मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रहा। उसी के खिलाफ जनता ने वोट दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो राजस्थान के 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी के 24 जो एमपी थे, उनकी एक कर्मण्यता और असफलता के कारण इस बार शायद राजस्थान वंचित ना रह जाए। हमारे को इस चीज का डर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पर्ची की अनुभवहीन और थोपी हुई सरकार आई, जिसके खिलाफ आप जनता ने अभी देख लीजिए, आप लोकसभा चुनावों के अंदर मतदान किया, मोदी जी के 10 साल के कुशासन को लेकर मतदान किया, वो सर्वविदित है। इसलिए राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद खो चुकी है, और राजस्थान की जनता ने मोदी जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जनमत दिया है। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर जो गत 25 एमपी रहे थे, यहां से मंत्री रहे थे, उनकी एक कर्मण्यता के कारण राजस्थान वंचित रह जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप लोग कहते थे कि ईवीएम बाकी चीजें ये वो, और ये लोकसभा के नतीजे तब आए हैं जबकि राज्य में और केंद्र में दोनों बीजेपी सरकारें हैं, उसके बावजूद 11 सीटें गठबंधन की आप जीते, तो कोई घोटाला, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तभी तो जीत पाए 11 सीटें, या कुछ अभी भी कुछ मसला है? देखिए, 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर यह कहा, पारदर्शिता और न्याय को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी इस चीज की हमदम है, इस चीज की मांग करती है कि वीवीपैट का जो मतदान होता है उससे 100% मिलान हो। हमारी मांग सीधी साफ तौर पर हमारे घोषणा पत्र में ये अंकित है। अब जहां तक रही आपने घोटाले, कुछ दिक्कत है प्रदेश जी, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी, आपको लगता है कि अब एनडीए राजस्थान के नतीजे देखने के बाद यहाँ बीजेपी को, यहाँ के सांसदों को प्रेफरेंस दे सकती है, या फिर सजा मिलेगी यहाँ के बीजेपी नेताओं को? देखिए, राजनीति में दंड जैसी बात तो नहीं, लेकिन ये है कि उपयोगिता, मैं इसको और करेक्ट करता हूं। तो इस समय जैसा आपने कहा, अभी राज्य का चुनाव भी हो चुका है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, और एनडीए को बहुमत है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ये संभावना ज्यादा है कि उसके कोटे से मंत्री कम होंगे। तो मंत्री कम होंगे तो किस राज्य से मंत्री वो कम करे? तो सीधी सी बात है, जहां चुनाव देर में है वहां मंत्री कम होने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में हो सकता है कि मंत्री परिषद में उतने ताकतवर मंत्री ना हो, या कम पार्टिसिपेशन मिले, फिर जब चुनाव का बेला आएगा तब बढ़ेगा।
तो दंड तो शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक भागीदारी हो सकता है राजस्थान की इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमें कम ही दिखाई दे, क्योंकि एनडीए में जो छोटे घटक दल हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी तो उनकी महत्वाकांक्षाओं में अपने आप को रोकना पड़ता था, लेकिन इस समय पूर्ण बहुमत में क्योंकि नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे से मिनिस्टर कम करने ही पड़े। ठीक है, मैं आखिरी में बहुत जल्दी सोमू आपके पास आ रहा हूं। सोमू, कितने मंत्री पद मिल सकते हैं, किस किस का नाम चल रहा है, और क्या आज उस बारे में सीएम से बात हो सकती है? रूप से आज बात हो सकती है और बात हो भी रही है। कई सारे नाम चर्चा में हैं, खासतौर पे गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, दुष्यंत सिंह और उसके साथ साथ मन्नालाल रावत, इन सभी का नाम जो है वह चर्चा में है। लेकिन अंतिम रूप से मुहर उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आलाकमान है वही लगाएगा, इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हों उसका बहुत असर जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी संभावना कम है। महिला चेहरों में जो अभी मंजू शर्मा यहाँ से जीत कर गई हैं, पहली बार जीती हैं, और महिमा सिंह मेवाड़ जो जीती हैं उनका भी नाम है, लेकिन अब देखना है कि किस तरह के समीकरण जो है वो भाजपा यहाँ पर साधने का प्रयास करती है। बहुत धन्यवाद आपका सोमू। इसके साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रियदर्शी जी आपका, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हम एक चर्चा कर रहे थे। देखिए, एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, 9 जून के आसपास तारीख बताई जा रही है, उस दिन मुहूर्त है, नई सरकार शपथ ले लेगी। लेकिन राजस्थान को क्या मिलता है और राजस्थान में कितने मंत्री पद मिलते हैं, ये जरा हमें अभी देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।